मित्रों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम आपसे चर्चा कर रहे थे दक्षिणी अमेरिका के पर्वत श्रेणी एंडीज के बारे में। एंडीज का विस्तार कितने देशों में था इसके बारे में आपको बताए, और आपको बताए थे कि इसमें कौन कौन सी और प्रमुख श्रेणियां हैं, कौन सक्रिय है कौन सक्रिय नहीं है, कौन अधिक ऊंचाई पर है, इन सब के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे। आज आपको हम बताएंगे पठार के बारे में, प्लेटो के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? पठार के बारे में। कहाँ के पठार के बारे में बताएंगे आपको? दक्षिणी अमेरिका से संबंधित जो प्रमुख पठार और उच्च भूमि है ना, जैसे ब्राजीलियन हाईलैंड है, उनके बारे में आपको समझाएंगे। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं किसके बारे में? पठार के बारे में। देखिएगा, यहाँ तो हम आपको बताए थे कि ये है क्या, एंडीज पर्वतमाला। थोड़ा स्थिति को क्लियर करिएगा और अपने माइंड को रिकॉल करिएगा। किसके बारे में बताए थे? एंडीज पर्वतमाला के बारे में। 7 देशों में कैसे इसका विस्तार है, इन सब के बारे में आपको समझाया था। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक पठार है, इसका नाम है पेटागोनिया का पठार। क्या नाम है? पेटागोनिया का पठार। एग्जाम में खूब प्रश्न आया है यहाँ से, आप चाहे वनडे के प्रश्न में देखें या फिर सिविल में देखें, हर जगह एग्जाम में प्रश्न आया पेटागोनिया का पठार। कैसा पठार है? तो आप बताएंगे यह शीतोष्ण पठार। क्या है? शीतोष्ण पठार है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इधर एंडीज है, एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला की इस तरफ यानी पश्चिम में तो बारिश होती है लेकिन पूरब में बारिश नहीं होती, तो हम कहेंगे एंडीज का वृष्टि छाया क्षेत्र है ये। क्या है? एंडीज का वृष्टि छाया क्षेत्र है। छाया क्षेत्र का मतलब पर्वतों के कारण बारिश ना होने पाए, ढक ले वो। बात समझ आई? जैसे इधर कोई पर्वत हो, पर्वत के उस तरफ तो बारिश हो रही लेकिन इस तरफ बारिश नहीं हो रही, तो इसको कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। जैसे एंडीज है इधर, तो एंडीज के इस तरफ तो बारिश हो रही पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, लेकिन इधर इसके पूरब में बारिश नहीं होती, तो इसको कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक जलधारा है, ठंडी जलधारा, उसका नाम है फॉकलैंड। इस फॉकलैंड का प्रभाव रहता है। किसका प्रभाव रहता है? फॉकलैंड का प्रभाव रहता है। फॉकलैंड क्या है? एक ठंडी जलधारा है। बात समझ आई? और साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर भेड़ पालन होता है। इस पेटागोनिया के पठार में क्या होता है? भेड़ पालन होता है। ठीक है। अब यहाँ से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसलिए अब देखिए शीतोष्ण पठार, इसी को कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा पठार शीत मरुस्थल है? तो वो कौन सा शीत मरुस्थल है? पेटागोनिया के पठार को ही शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ ये बातें पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी पेटागोनिया के पठार के बारे में। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, बोलीविया की तरफ। बोलीविया की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर बोलीविया में हमको एक पठार दिखाई देता है इस भाग में। इसका नाम है बोलीविया का पठार। क्या नाम है? बोलीविया का पठार। ध्यान से देखिएगा, बोलीविया का पठार क्या विशेषता है बोलीविया के पठार की? बोलीविया के पठार के बारे में अगर बताएं तो इस पठार पर ही तो स्थित है क्या? टीटीकाका झील। क्या स्थित है? टीटीकाका झील। इधर ऊपर की तरफ एक झील है, इसका नाम है टीटीकाका। पिछले लेक्चर में आपको बताए थे टीटीकाका झील के बारे में। टीटीकाका जो लेक है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नवगम्य झील है, जहां पर नाव चलाई जा सकती है सर्वाधिक ऊंचाई पर। कौन सी झील? टीटीकाका झील। अच्छा, इसी के नीचे दक्षिण में एक और झील है, उसके बारे में हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसका नाम है पोपो झील। क्या नाम है? पोपो झील। ठीक है। तो बोलीविया के पठार से संबंधित है ये। ठीक है। तो बोलीविया के पठार पर है टीटीकाका झील। आपसे पूछ लिया अगर कि टीटीकाका झील किस पठार पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? बोलीविया के पठार पर स्थित झील है। ठीक। तो यहाँ आप दूसरा पठार समझ गए, किसके बारे में? बोलीविया के पठार के बारे में। अब इसके ऊपर चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, इन क्षेत्रों में देखते हैं। यहाँ ये क्षेत्र, यहाँ देखेंगे ना, ये पूर्वी ब्राजीलियन उच्च भूमि है, ईस्टर्न ब्राजीलियन हाईलैंड है। बात समझ आई? इसे क्या कहा जाता है? ब्राजीलियन उच्च भूमि। क्या बोलते हैं?
ब्राजीलियन उच्च भूमि कहा जाता है। यहाँ कॉफ़ी का उत्पादन बहुत होता है, तो हम कह सकते हैं कि किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफ़ी के उत्पादन के लिए यह क्या है? प्रसिद्ध है। कौन? ब्राजीलियन उच्च भूमि कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ तक की बात आप समझ गए हैं। थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि ये उच्च भूमि मैं कह रहा हूँ और पढ़ा क्या रहा हूँ? पठार। तो उच्च भूमि और पठार में अंतर क्या होता है? उच्च भूमि जो होती है पठार की जैसी ऊंचाई पर नहीं स्थित होती है, ना तो समतल मैदान की जैसी होती है, इनके बीच की स्थिति होती है। यानी पठार से निम्न होता है और समतल मैदान से उच्च होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उच्च भूमि। यहाँ पर क्या है? ब्राजीलियन उच्च भूमि। इतनी बात समझ में आई? तो ये पठार के जैसे है लेकिन पठार नहीं है। ठीक है, मैदान से ऊंचे होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब ऊपर देखते हैं, यहाँ पर जब आएंगे तो हमको एक और पठार मिलेगा, या आप कह सकते हैं गुयाना उच्च भूमि। गुयाना उच्च भूमि क्या बोलेंगे? गुयाना हाईलैंड है ये, गुयाना उच्च भूमि है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है कॉफ़ी और रबर के लिए। गुयाना उच्च भूमि कॉफ़ी और रबर के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये देख रहे होंगे उत्तर में कभी कभी क्या करता है, उत्तर से दक्षिण का क्रम सजाने के लिए एग्जाम में दे देता है और तब दिमाग खराब होने लगता है, नहीं समझ में आता है, कॉन्सेप्ट हिल जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ा जाए, क्योंकि अब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग पर आते हैं। वो ज़माना गया कि प्रेयरी और ये सब रट लो, बिल्ड वगैरह और मिलान करके चले आओ, नहीं, अब सब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो जब तक हम मैपिंग वगैरह को ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे, लोकेशन नहीं देखेंगे कहाँ क्या है, थोड़ा मुश्किल हो सकती है हमारे लिए। कड़वा लग रहा होगा लेकिन यही सच है। अब देखिएगा, यहाँ पर एक नदी बहती है, वो नदी के टॉपिक पे आपको बताऊंगा। उस नदी का नाम है अमेजन नदी, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और अमेजन के पास में है निग्रो एक नदी है। ठीक है, अब निग्रो नदी के तट पर एक बंदरगाह है यहाँ पर, इसका नाम है मनोस। कई बार मानास भी लिखा रहता है, तो चाहे मानास कहिए या मनोस कहिए, दोनों एक ही बात है। क्या नाम है? मनोस बंदरगाह। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी रबर के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? जानिए, ये अंतःस्थलीय पोर्ट है। अंतःस्थलीय का मतलब सागर से बहुत दूर अंदर स्थित है और नदी पर स्थित पोर्ट है, इसलिए इसको जाना जाता है। नदी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? नदी बंदरगाह है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। किसको? मनोस के बारे में। और इसी के पास में एक और यहाँ पर पोर्ट है, ये हमने डॉटेड किया था थोड़ा सा बताने के लिए आपको। इसका नाम है मकाबा पोर्ट। ये कहाँ है? तो ये सागरीय तट से लगा हुआ है मकाबा। लेकिन यहाँ जो आपको बता रहे हैं मनोस या मानास, ये जो है ये स्थलीय भाग में है, कोस्टल रीजन पर नहीं है। वैसे जो बंदरगाह होते हैं वो तटीय क्षेत्रों में होते हैं, लेकिन ये समुद्र से ना लग करके अंदर है, नदी पर स्थित है, इसलिए इसको जानना जरूरी है मनोस को। और यहाँ ये तट पर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मकाबा पोर्ट। हम यही लिख दे रहे हैं, जगह कम है, मकाबा पोर्ट। अभी आपको नहीं मजा आ रहा, अगर कभी सर्च वर्च करेंगे ना थोड़ा सा पढ़ने के लिए, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। जब देखेंगे करे ये एक बातें सच हैं तो आपको बहुत मजा आएगा इसको देख करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोर्ट हुआ। और इसी में एक और यहाँ पर पठार है, उसका नाम है माटो ग्रासो का पठार। क्या? माटो ग्रासो का पठार। एग्जाम के लिए क्या जरूरी है? जैसे गुयाना दे दिया और इधर क्या दे दिया? बोलीविया दे दिया, इधर क्या दे दिया? पैटागोनिया दे दिया, है ना। इस तरीके से आपसे क्रम सजाने के लिए आ सकता है, इसलिए हमको इनके बारे में कम से कम पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा गया मनोस के बारे में तो आप बताइएगा यह अंतःस्थलीय पोर्ट है। क्या है? अंतःस्थलीय पोर्ट है। ठीक, ये याद रखना है। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको एकदम से क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ छूटा नहीं है, केवल एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है साओ पोलो, वो यहाँ स्थित है, आपको पढ़ाए थे।
किसके बारे में? sao पोलो के बारे में। यहाँ ना लिख करके नीचे लिख दे रहा हूँ। sao पोलो ये एक शहर है, यहाँ पर कॉफ़ी का निर्यात यहाँ से बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? कॉफ़ी व्यापार होता है। क्या होता है? कॉफ़ी व्यापार होता है यहाँ से। और इसी के पास में थोड़ा सा और किनारे आने पर यहीं पर एक बंदरगाह भी मिलता है, इसका नाम है सेंटोस। क्या नाम है? सेंटोस। ये पोर्ट है। sao पोलो क्या है? ये सिटी है। सेंटोस क्या है? पोर्ट, यानी क्या? बंदरगाह है। इसको क्या कहा जाता है? कॉफ़ी पोर्ट। एग्जाम में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को काफ़ी बंदरगाह के नाम से कॉफ़ी या कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? क्या? सेंटोस बंदरगाह। यहाँ सिर्फ कॉफ़ी का ही व्यापार होता है, जो भी जहाज़ें जाएंगे उनमें सिर्फ काफ़ी ही काफ़ी दिखाई देगी और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी चर्चा किया किसके बारे में? पठारों के बारे में, उच्च भूमियों के बारे में चर्चा किया, दक्षिणी अमेरिका से संबंधित। पूरी तरीके से फ़ैन वगैरह रोक करके वीडियो बनाते हैं, देख रहे होंगे एकदम भीगे हुए हैं, समझ रहे हैं कि एकदम शिद्दत से पढ़ाया जाए। जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। उनको एक एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे और एक एक लेक्चर लेकर के, हर टॉपिक के लिए एक नया लेक्चर रहेगा, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कहीं, इस बात की मेरी गारंटी। बस आप लोग अपना काम बखूबी करिए, फ्री में सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा जियोग्राफी का एक एक मैटर, बहुत जल्द हिस्ट्री भी शुरू करेंगे। जीएस में सब कुछ पढ़ाना है, लेकिन अभी सिर्फ शुरुआत की है किसके बारे में? जियोग्राफी के बारे में, कि जियोग्राफी आपको बेहतर समझ में आता रहे। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, आप सभी से निवेदन है। देखिए और थोड़ा सा ईमानदारी दिखाइए कि कोई बंदा अगर मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है शिद्दत से इस तरीके से, तो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट भी किया जाए, है ना। हम किसी और से ये बातें नहीं कहते हैं, सिर्फ अपने विद्यार्थियों से ख़ास तौर से कह रहे हैं, ठीक है, कि वो तो कम से कम सपोर्ट करें, ठीक है। आँख खुली हो, इतना आपके पास नैतिक तर्क होगा कि हाँ एक इंसान लगातार पूरी ईमानदारी से पढ़ाने के लिए लगा है, तो आपसे इतनी उम्मीद मैं रख सकता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आएंगे तो आपको दक्षिणी अमेरिका से संबंधित जो वनस्पतियाँ हैं इनके बारे में बताऊँगा, और जो प्रमुख बातें हैं इसकी, घास वगैरह, इन सब के बारे में बताऊँगा, ठीक है। और जो खास चीज़ें हैं उनके बारे में भी बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों को नमस्कार, मिलते हैं फिर, ओके।